एवरीवन, देखो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि आपका एनोलेट क्या होता है। ठीक है, एनोलेट बनता कैसे है, उसके बाद हम उसके देखेंगे कि एनोलेट से हम क्या क्या नई नई चीज़ें और सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपका एनोलेट बनता कैसे है, किस फॉर्म से हम बात करेंगे। तो हम आपको पता है कि क्या होता है, एल्डिहाइड जो कीटोन होता है हमारी उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है, C डबल बॉन्ड R और R, ये हमारा क्या होता है, कीटोन होता है। अगर एक हमारा क्या हो यहाँ पे H यहाँ पे लगा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कीटोन है, अगर कीटोन की अगर हम बात करें जनरली, जैसे अपने एग्जांपल ले रखा है, इसमें ये हमारे पास जो कार्बोनिल से जो अटैच कार्बन होता है, ये हमारा कैसा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है। क्योंकि हमारे पास पता है जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसे नेक्स्ट कार्बन हमारा क्या कहलाता है, अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। तो इस अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा कहलाएगा, हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास जो लगा हुआ अल्फ़ा कार्बन है वो क्या क्या रखता है अपने पास, अल्फ़ा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जनरली अगर आप बात करोगे C और H बॉन्ड की, तो ये आपका कैसा बॉन्ड है, एक नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। बट यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से कार्बोनिल का नेचर कैसा होता है, विड्रॉइंग नेचर होता है। कार्बन अपने जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल करके रखता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट करनी पड़ती है और हमारा ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर नेचर रखने लग जाता है। जनरली तो ये नॉन पोलर होता है, लेकिन इस कार्बोनिल की वजह से ही ये हमारा कैसा नेचर रखने लग जाता है, पोलर नेचर रखने लग जाता है। और ये हमारा कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन है कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में हो जाता है। और जो कार्बन के पास लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेगा, वो ईजिली किसी भी बेस के साथ क्या कर लिया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और जब ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो जिस एनाइन की हमारे यहाँ फॉर्मेशन होगी, C पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये अनाइन फॉर्म होगा, इस अनाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, एनोलेट अनाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन देखेंगे कि आपका ये एनोलेट है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, एसिडिटी कंपेयर करेंगे हम हाइड्रोजन की, किस में ज़्यादा एसिडिक नेचर दिखेगा और किस में कम एसिडिक नेचर दिखेगा। क्योंकि जिसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा वो अच्छे एनोलेट बनाएगा, स्टेबल एनोलेट बनाएगा। और जहाँ पे आपके पास इस कार्बन की एसिडिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे एनोलेट की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एसिटाइलिन हो गया, आपका विनाइलिक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन भी दे रखा है। तो सभी की इन्होंने क्या दे रखी है, यहाँ पे pK वैल्यू दे रखी है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो हमारी pK वैल्यू होती है 20। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, विनाइलिक की अगर बात करें तो वहाँ pK वैल्यू होती है हमारी 40। और अगर हम बात करते हैं हमारे एल्केन वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वहाँ pK वैल्यू होती है हमारी 45। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन के बाद कहाँ जा रहे हैं, एसिटाइलिन, फिर विनाइलिक और फिर हमारे पास किसको देख रहे हैं, एल्केन को देख रहे हैं। तो हमारी pK की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और हमें पता है जो pK होता है वो हमारा इन्वर्सली रिलेट करता है किससे, एसिडिटी से। अगर pK की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर कैसा रखता है, कम नेचर रखता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कंपेरिजन किया जाए, सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन ही होता है जो कि ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को अपने पास अक्वायर करके रखता है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या हो जाते हैं, थोड़े से वीक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट हो, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जनरली हुआ क्या है, हमने ये अल्फा हाइड्रोजन को लिया है और उससे हमने एनोलेट की फॉर्मेशन करी है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस एनोलेट का यूज़ हम क्या करेंगे। देखो हमारे इस पूरे चैप्टर में तीन ही काम हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जब हमें दिख गया फिर हम उसको बेस की मदद से क्या करेंगे, एनोलेट की फॉर्मेशन करेंगे। जब हमारा एनोलेट बन जाएगा तो एनोलेट एक तरह का क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और किसी कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो किसी दूसरे हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड जो कंपाउंड होगा, उस एल्काइल हैलाइड पे जो हमारा जो एनोलेट बना है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा और वहाँ से हमारे पास डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्मेशन वहाँ पे कर लेगा। यही मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इस कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आपके पास एनोलेट को फॉर्म करने से पहले आप एसिडिक हाइड्रोजन को कैसे देखोगे और किस तरह से वो एनोलेट की फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि कार्बोनिल ग्रुप है, उसके पास लगा हुआ कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो आपका क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन रखेगा। अब एक चीज़ और, अगर हमारे पास इस जो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और समझेंगे कि अगर हमारे पास कार्बोनिल के पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी अल्फा हाइड्रोजन की बनने की। ठीक है। तो अब देखो कंडीशन यहाँ पे कैसे होगी, आपके पास जनरली बताया कि CH बॉन्ड वीक होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर होता है, बट इसके पास लगा हुआ ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है CH बॉन्ड को क्या कर देता है, पोलर बना देता है। जब ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा तो किस केस से बनेगा, हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, बेस लाएंगे। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। रिएक्शन में जब भी आपको बेस दिखे और हाइड्रोजन दिखे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही हमें वहाँ पे करनी होती है। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब ये हमारा एनोलेट बना है तो ये स्टेबल भी बना है। तो स्टेबल किस वजह से बना है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, उस रेजोनेंस की वजह से हमारा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज भी हो रहा है। इसीलिए हम एनोलेट की स्टेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हमारा एनोलेट स्टेबल नहीं है इट मीन्स वो बनने के लिए वहाँ पर आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये हमारा क्या होता है, डीलोकलाइजेशन पे जाने की वजह से एक स्टेबल अनाइन की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है एक टाइम पे कार्बन के ऊपर रह सकता है, एक टाइम पे कहाँ रह सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर रह सकता है। तो हम इसको किस तरह शो कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से शो कर सकते हैं। आपका डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी आ सकता है और डेल्टा नेगेटिव आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपका बना है, ये जो स्ट्रक्चर जो आपकी बन के आई है कार्बो अनाइन टाइप की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोलेट अनाइन। क्या बोलेंगे इसे, एनोलेट अनाइन बोलेंगे। अब देखो यहाँ दो कंडीशन हम देख सकते हैं कि हमारा जो एनोलेट अनाइन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे C कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे C आएगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक इन्होंने O लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एनोलेट अनाइन की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन है, एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, एक बार हमारा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो एनोलेट अनाइन की दो कंडीशन हो सकती है कि वो कीटो फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो इनोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कब, जिस केस में हम क्या करते हैं, इस एनोलेट अनाइन को कोई प्रोटोन की एडिशन अगर इसके अंदर करवाते हैं, इस अल्फा कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास क्या जाएगा, प्रोटोन जाके अटैच होगा तो वो कीटो की फॉर्मेशन करेगा। और वहीं पे अगर प्रोटोन हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच होगा तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमने देख लिया कि हमारा एनोलेट बना कैसे। अब हमारे पास जो एनोलेट बनता है उसको हमें देखना है कि वो स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जनरली हम देख रहे हैं जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं इनके पास जो एसिडिक नेचर की बात करें तो कितनी pKa वैल्यू है इसकी, 20 pKa वैल्यू है। मतलब ये एसिड आपका एल्डिहाइड और कीटोन के पास लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक तो है बट फिर भी वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। इसीलिए उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत होती है, हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है। वीक बेस उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं करवा सकता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर वहाँ पे नहीं रखता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तभी जाके वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा, वीक बेस वहाँ पे नहीं कर पाएगा। अब उसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। देखो हमारे पास वीक बेस, हम कैसा वीक बेस यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी एल्कोक्साइड। अगर इस टाइप का हम बेस यूज़ करते हैं तो इस टाइप जब रिएक्शन होगी तो हमारा हाइड्रोजन तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। देखो इन्होंने यहाँ से हाइड्रोजन तो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा कार्बो अनाइन की फॉर्मेशन तो कर ली, लेकिन ये आपका थोड़ा सा कैसा है, इक्विलिब्रिया के अंदर रिएक्शन है। मतलब फॉरवर्ड जा रही है तो फिर वो बैकवर्ड भी आ रही है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट जो एनोलेट बन रहा है वो प्रॉपर कंप्लीटली एनोलेट नहीं बन रहा है, वो बाद में बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, इसीलिए वो स्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा। वहीं पे अगर हम इसके इन दोनों की जगह अगर क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं लाइक सोडा अमाइड टाइप का, तो जो हमारा एनोलेट आयन फॉर्म होता है वो हाई अमाउंट में फॉर्म होता है, मतलब लार्ज फॉर्म होता है रिस्पेक्टिवली। अगर हम इन दो रिएक्शन में इस टाइप का बेस की यूज़ करते हो तो मतलब एनोलेट तो बनेगा लेकिन वो थोड़ा कम अमाउंट में बनेगा, इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होगी, तब हमारे पास जो एनोलेट होगा वो लार्ज अमाउंट में बनेगा रिलेटिवली वीक बेस के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये हमने देख लिया यहाँ पे एनोलेट अनाइन की फॉर्मेशन देखी। फर्स्ट प्रोसेस हमारा यही होगा कि हमारा एनोलेट बनता कैसे है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके एनोलेट आपने बनाया है उसकी अमाउंट कैसे आप बढ़ा सकते हो, मतलब एनोलेट की स्टेबिलिटी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस एनोलेट के पास, मतलब C डबल बॉन्ड O के पास जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला,
ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो ये वाले हाइड्रोजन है, अगर इसके पास हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाते हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज़ होने की वजह से ये एसिडिटी इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो वहीं हम यहाँ और एग्जांपल देखेंगे डिफरेंट जिसमें आपके पास एनोलेट जो बनेगा वो वहाँ पे हाई जो आपका एसिडिक नेचर रखता होगा उससे बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास अगर यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी डिलोकलाइज होगा और इसके ऊपर भी डिलोकलाइज होगा। इस वजह से अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में अगर कोई हाइड्रोजन हमारे पास होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है हमारे पास एनोलेट की फॉर्मेशन करने के लिए। वहीं पे यहाँ देखो पूरी टेबल और बताई हुई है इन्होंने कि अगर हम यहाँ पे देखो जैसे आपने इंक्रीज़ करते जा रहे हो, आपने OC2H5 लगाया, इसकी pK कितनी होती है 25 होती है, तो यह आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहीं पे अगर आप बात करो इसकी कितनी pK है 25 pK है। फिर वहीं पे अगर आप बात करो किसके लिए एसीटोन की अगर बात करेंगे तो यहाँ एसीटोन की आपकी pK कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। ऐसे आपका डाईमिथाइल मेलोनेट है, यहाँ पे भी आपके पास ये जो ग्रुप होगा ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ग्रुप आ चुके हैं जो कि क्या करेंगे, विड्रॉइंग पावर दिखाएंगे। ठीक है, वहीं पे यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में एक आपके पास क्या लगा हुआ है, ये इथाइल एल्कोक्साइड टाइप का इथाइल एसीटेट का ग्रुप भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, मोर एफिनिटी हो जाती है इस हाइड्रोजन की यहाँ से रिमूव होने की। मतलब बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, एसिडिक ग्रुप रखने लग जाता है। मतलब ये आप ये माइंड में रखो कि जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ना आपके कार्बन हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन और यहाँ जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। ये आप माइंड में सेट करो। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ से अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एनोलेट बना चुके हैं, अब हम एनोलेट की फॉर्मेशन के बाद उसको आगे रिएक्शन के लिए लेके जाएंगे ताकि हमारे पास नए नए टाइप के ऑर्गेनिक की कंपाउंड के हम क्या कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा एनोलेट की फॉर्मेशन ही थी और एनोलेट की फॉर्मेशन से भी पहले हमारा काम था एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढना। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, आगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए जाएगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पास एल्काइलेशन हम करें किसकी, डाईइथाइल मेलोनेट की। देखो हमने क्या कर लिया, इसमें से ये वाला क्या ले लिया, हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। ठीक है, क्या कार्बोनिल कंपाउंड है ये, देखो डाईइथाइल मेलोनेट। ये आपके 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेलोनेट। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसको रिमाइंड कर लेना, स्ट्रक्चर थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो डाईइथाइल मेलोनेट के अंदर क्या होता है हमारे पास, डाईइथाइल मेलोनेट के अंदर हमारे पास 2 यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ ये 2 ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं और उसके साथ जो आपका ये इथाइल एस्टर वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है इन दोनों की वजह से, इसीलिए अब इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेलोनेट का यूज़ करके, इस मेलोनिक एस्टर का यूज़ करके, इसका नाम होता है मेलोनिक एस्टर या फिर डाईइथाइल मेलोनेट फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, CS2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये हमारा होता है मेलोनिक एस्टर या फिर डाईमिथाइल मेलोनेट, ये इसका फॉर्मूला नाम होता है। अब इससे हम एनोलेट बनाएंगे सबसे पहले, फिर सुन एनोलेट का हम क्या करेंगे, एनोलेट को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवा के एल्काइलेशन करवाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्या करवाएंगे, एल्काइलेशन करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर हो चुका होगा अब बहुत अच्छे से। अब दोबारा से यहाँ पे वही स्टेप करेंगे जो मैं पीछे समझा के आई थी। सबसे पहला काम हमारा, जो भी ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है, उससे हम बनाने वाले हैं एनोलेट। एनोलेट कैसे बनेगा, हम बेस का यूज़ करेंगे। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, हमारे पास कार्बो अनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये कार्बो अनाइन कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आपका ये नीचे भी जा सकता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ डीलोकलाइज कर रहा होगा इन तीनों एटम्स के बीच में। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो क्या कर रहा होगा, डीलोकलाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एनोलेट की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। अब सेकंड काम हमारा क्या होता है, जो हमारा एनोलेट बना है, ये एनोलेट किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एनोलेट हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये
हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और SN2 रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। SN2 रिएक्शन यहाँ पे दिखाएगा। सब SN2 रिएक्शन सभी को पता होनी चाहिए क्या होती है, कि हमारे पास कोई भी जो ग्रुप है, जैसे एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, इसके ऊपर आप जब न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस तरह बैक से अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड वाला ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस टाइप की यहाँ क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराई जाएगी। SN2 रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास एक ही स्टेप में होती है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम इसे बोलते हैं। SN2 क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो निकलने वाला ग्रुप होता है और जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो एक ही स्टेप में आते हैं, कि जैसे जो आपका RX हमने बताया और इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल भी उसी टाइम आएगा और उसी टाइम हमारा ये हैलाइड क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ये हमारी 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, SN1 के अंदर हम बात करेंगे तो SN1 में क्या होता है, SN1 हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। उसमें पहले जो आपका ग्रुप होगा उसके पास क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप आपका बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद यहाँ पे कैटायन बनेगा और कैटायन बनने के बाद हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ 2 स्टेप हुए, इसलिए उसको बोलते थे हम SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब लेकिन यहाँ हम SN2 करनी है, एक ही स्टेप में हमें काम करना है। उसी स्टेप में हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है और उसी टाइम हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। समझ गए सभी। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एल्काइलेशन करवाएंगे मेलोनिक एस्टर की, कि ये जो हमारा मेलोनिक एस्टर था इससे हमने एनोलेट बना लिया। अब इस एनोलेट को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवाएंगे और इसकी एल्काइलेशन हम यहाँ पे करेंगे। समझ गए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम मेलोनिक एस्टर की क्या करेंगे, एल्काइलेशन करवाएंगे, तो वो आपके 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वो आपका मोनो एल्काइलेशन बना सकता है या फिर आपका डाई एल्काइल डेरिवेटिव बना सकता है। दोनों टाइप के वो फॉर्म यहाँ पे कर सकता है। मतलब कि वहाँ पे एक R ग्रुप भी लग सकता है और वहाँ पे 2 R ग्रुप भी लग सकते हैं। ठीक है, ये इनकी कहने की बात थी। अब जो ये प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। ये प्रोसेस करने के लिए हमें 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे एनोलेट की फॉर्मेशन करनी है। जब हमारा एनोलेट बन जाएगा उसके बाद हमें उस एनोलेट को SN2 रिएक्शन के थ्रू क्या कर देना है, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ क्या कर देना है, रिएक्शन करवा देनी है। चलो अब रिएक्शन देखो, बहुत आसान रिएक्शन है बिल्कुल। सबसे पहले हमने मेलोनिक एस्टर लिया एंड मेलोनिक एस्टर बस यहाँ पे इन्होंने कंबाइन करके लिख दिया, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन। ये CS2 है, यहाँ आपका C था, यहाँ C था, डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, सेम OC2H5 यहाँ भी था। समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बेस लिया। बेस हमने क्या लिया है, यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड का हमने यहाँ बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस का हमने यूज़ किया। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। क्या कर देगा, यहाँ से वो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन जैसे इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो केवल एक हाइड्रोजन यहाँ बच जाएगा और CH नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O था ही पहले, C डबल बॉन्ड O भी था पहले और यहाँ हमारे वो ग्रुप था OC2H5। समझ गए। अब देखो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या रहेगा, अटैच रहेगा। मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा, केवल यहाँ पे अटैच रहेगा। समझिए। तो ये हमारा बन चुका है एनोलेट। अब ये एनोलेट क्या करेगा, हमारे पास इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर जाके SN2 रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा SN2 रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस R के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा। जो ये X बाहर निकलेगा वो हमारे सोडियम के साथ NX की फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से हमारा मोनो एल्काइलेटेड सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब मोनो एल्काइल डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहाँ से डाई एल्काइल कैसे बनेगा। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि कैसा नेचर रखता है, एसिडिक नेचर रखता है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करके एनोलेट बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक H और बचा था, अब एक R लग चुका है। पहले 2 H थे, अब एक R आ चुका है उसकी जगह, अब भी एक H बचा हुआ है। तो ये एक H इस बेस के से क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और यहाँ C नेगेटिव इस टाइप के एनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कंडीशन यहाँ वापस से सेम बनी रहेगी, C डबल बॉन्ड O वाली और OC2H5 वाली। ठीक है। तो अब ये वाला बेस फिर से क्या करेगा, फिर से हमारे किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा RX से और अब की बार यहाँ पे एक R' और आके लग जाएगा और सोडियम यहाँ पे X की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से हम मोनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं और डाई एल्काइल भी मेलोनिक एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें
चाहिए कि जो आपका ये अल्काइल हैलाइड यहाँ ऐड करा जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन करवाई जा रही है, तो ये अल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए। तो अगर हमारा ये अल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी है, तो हमारे यील्ड जो बनेगी बहुत अच्छी यील्ड बनेगी। अगर ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो हमारी लो यील्ड बनेगी। कैसी बनेगी? लो यील्ड बनेगी। और अगर इसकी जगह हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं तो हमारी रिएक्शन होगी ही नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रीज़न सभी को पता होना चाहिए। रीज़न आप कैसे समझ सकते हो? क्योंकि देखो आप SN2 करवा रहे हो, SN2 रिएक्शन में हमारा डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कैसा है। अगर रिएक्टेंट वहाँ पे क्या होगा, आपका हैवी मतलब बल्कि अगर वहाँ पे होगा तो अगर आने वाला ग्रुप भी बल्कि होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हिंड्रेंस लगना स्टार्ट होगी। इसलिए टर्शरी क्या होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बल्कि नेचर रखता है। ये हमारा ग्रुप पहले से बल्कि है तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन होगी, इसलिए इसका अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इस ग्रुप में से कुछ एलिमिनेट ना कर दो, ठीक है। इस ग्रुप को आप थोड़ा सा बल्कि से मतलब थोड़ा सा कम ना कर दो, इसको हल्का ना बना दो, तब तक आप रिएक्शन ना नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यही बात है। अभी प्राइमरी आपका ज़्यादा यील्ड देता है कंपैरिजन टू सेकेंडरी, और टर्शरी तो रिएक्शन करता ही नहीं है। टर्शरी वहाँ पे क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। क्लियर हो गया? तो ये हमने कर लिया है एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम कर रहे हैं, मतलब इस मेलोनिक एस्टर से हम कुछ और बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, मोनो एल्काइल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लिए। मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर हमने यहाँ से बना लिया है। तो अगर ये इस मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर की हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या मिलता है वहाँ पे, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मीन्स मेलोनिक एसिड मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसको अगर क्या करते हैं, हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारे पास मेलोनिक एस्टर था, उस मेलोनिक एस्टर से हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर ली, हमने एक नया कंपाउंड की सिंथेसिस कर ली। समझ में आया? अब देखो वो हुआ कैसे है। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपका इथाइल अल्कोहल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये C2H5 जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, और यहाँ सोडियम का सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जब हम इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे तो HCl से रिएक्शन करने से क्या होगा, जो हमारा Na और Cl है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। ये हमारा क्या बन चुका है, एल्काइल मेलोनिक एसिड बन चुका है। ये क्या बन चुका है, एल्काइल मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो एल्काइल मेलोनिक एसिड जो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बना है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी, और ये हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक था, अब हमने इसको मोनो में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया? तो हाइड्रोलिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर था उसको हाइड्रोलिसिस करवा के और फिर उसको हीट करवा के हम क्या कर सकते हैं, हम उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंथेसाइज कर रहे हैं इस मेलोनिक एस्टर से, या फिर ये बोलो कि एनोलेट बना के हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ऐसा उसके अंदर फीचर क्या थे हमारे पास, तो क्या फीचर होते हैं कि हमारे पास जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, उस कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है वो, जिसकी वजह से वहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से वो एनोलेट क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आया? तो हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या फीचर थे उस एनोलेट के, हमने उसी का यूज़ किया, हमने किसी और कंपाउंड का यूज़ नहीं किया ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एनोलेट हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि एनोलेट क्या होता था, जो स्टेबलाइज होता है वो रेजोनेंस के थ्रू, इसीलिए हमने उसका यूज़ किया। दूसरा कि जो हमारा एनोलेट एनाइन बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, SN2 रिएक्शन वो वहाँ पर शो करता है और वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो मेलोनिक एस्टर होता है उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद जब हम उसको हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इस इक्वेशन के यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किए, फीचर एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था जो कि आपका क्या कर रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था एनोलेट बनने के बाद रेजोनेंस के थ्रू। फिर हमने बताया कि जो एनोलेट बना उसका हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाया, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे क्या फॉर्म कर लेता है, मोनो एल्काइल एस्टर की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका क्या बना लेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। फिर इसको जब हम हीट करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई सभी को सारी प्रोसेस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस का यूज़ करके एक नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करेंगे। बहुत इजी है, सेम यही प्रोसेस हमें करते जाना है और हमारे प्रोडक्ट के बनाते जाना है। समझ में आ गया? तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।